Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our seventh and the last lecture on the topic of clinical toxicology, and we were discussing different substances and their toxicities, and today we are going to continue with opiates or the narcotic drugs. If we talk about the opiates or the narcotic drugs, available dosage form oral immediate release preparations and the sustained release preparations, as well as parenteral substances or parenteral agents. These different dosage forms are available. If we talk about the toxicokinetics, then the some agents have prolonged elimination half-life. For example, heroin, which is also called diamorphine, and the methadone, and these two drugs have prolonged or the long elimination half-life. As far as concerned with the clinical presentation for the toxicity of these drugs, this includes respiratory depression and decreased level of consciousness. तो respiratory depression होगा and decreased level of consciousness होगा. Respiratory depression इसलिए होगा because it will depress the medullary center ऑफ द ब्रेन. मेडुलरी सेंटर ऑफ द ब्रेन यानी जो मेडुला है वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का जो पार्ट होता है, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन में जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. जब वो डिप्रेस होगा तो फिर डेफिनेटली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट जाएगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से पेशेंट की जो वो लंग की एक्टिविटी होगी, यानी जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा या स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा rare effects include hypotension, bradycardia, pulmonary edema. Seizures have been reported in patients with renal dysfunction in patients who are receiving mepridine owing to the accumulation of metabolite or mepridine. अच्छा, सीजर्स हैव बीन रिपोर्टेड, यानी जो है वो सीएनएस स्टिमुलेशन और सीजर भी रिपोर्टेड है, पर्टिकुलरली किन केसेस में, उन केसेस में जिनका रीनल डिसफंक्शन होता है और वो पेशेंट्स जो कि मैप्रिडीन ले रहे हैं. मैप्रिडीन जो है एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और मैप्रिडीन का जो एक मेटाबोलाइट होता है जो नॉरमैप्रिडीन होता है वो बेसिकली सीएनएस स्टिमुलेशन करता है और सीजर का यानी कन्वर्जन का रीज़न बनता है. तो मैप्रिडीन के हवाले से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एक मेटाबोलाइट है नॉरमैप्रिडीन वो सीजर कॉज करता है, स्पेशली इन दोज केसेस जिनमें रीनल डिसफंक्शन होता है, क्योंकि मैप्रिडीन का जो मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो किडनी है, यानी इसका जो मेटाबोलाइट नॉरमैप्रिडीन है वो किडनी से एलिमिनेट होता है और जब किडनी से एलिमिनेट नहीं हो सकेगा रीनल डिसफंक्शन की वजह से तो नॉरमैप्रिडीन बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और वो सीएनएस स्टिमुलेशन और सीजर का रीज़न बनेगा. लेबॉर्ट्री डेटा इंक्लूड बेसलाइन ABG यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड ऑक्सीजन लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग, ताकि पता लगाया जाए कि अगर नार्कोटिक सब्सटेंस है तो कौन सा नार्कोटिक सब्सटेंस है जिसकी टॉक्सिसिटी हो रही है. एज फार एज कंसर्न विद द ट्रीटमेंट, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या देना है. दो एजेंट है हमारे पास, नेलॉक्सॉन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट एंड नैल्मिफीन. Naloxone is given 0.4 to 2 milligram every 5 minutes for up to 10 milligram and in 0.03 to 0.1 milligram per kg in pediatric patient. तो ये एडल्ट की डोज है 0.4 से 2 मिलीग्राम एवरी 5 मिनट्स एंड अप टू आप मैक्सिमम जा सकते हैं 10 मिलीग्राम तक एडल्ट में, जबकि पीडियाट्रिक में जो डोज है वो मिनिमम 0.03 मिलीग्राम पर केजी से लेके मैक्सिमम डोज 0.1 मिलीग्राम पर केजी ये पीडियाट्रिक डोज है. Naloxone has very short half-life and resedation is concerned in patient with overdosing long-acting opioids or sustained release dosage form. तो नेलॉक्सॉन की हाफ लाइफ बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी अपना जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है नार्कोटिक पे वो ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट रीसेडेशन में चला जाता है. पर्टिकुलरली उन नार्कोटिक्स के बाद जिन नार्कोटिक्स की जो हाफ लाइफ जो होती है या तो वो प्रोलॉन्ग होती है या वो लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स होते हैं या सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म होती है, क्योंकि वो दोबारा रिलीज़ हो जाती है और वो उसका सस्टेन इफेक्ट आ रहा होता है. तो उस वजह से जो है वो नेलॉक्सॉन जो है वो उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है जल्दी और पेशेंट रीसेडेशन में जाना शुरू कर देता है. तो उसको नलिफाई करने के लिए या तो आप इसको रिपीट करें या फिर आप दूसरे ऑप्शन पे जाएं लाइक नैल्मिफीन.
नैल्मिफिन की अगर बात करें, नैल्मिफिन हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 4 to 8 आवर्स, ठीक है, तो इसकी अप टू 8 आवर्स तक हाफ लाइफ है। इनिशियल डोजेज इज 0.5 मिलीग्राम पर 70 kg, ठीक है, यानी 70 kg इंडिविजुअल के लिए 0.5 मिलीग्राम है। एंड फॉलो अप डोज ऑफ इन 2 to 5 मिनट्स लेटर, यानी इसके बाद जो है फिर 2 से 5 मिनट के बाद एक और डोज आप दे सकते हैं, फॉलो अप डोज, विच इज़ 1 मिलीग्राम पर 70 kg इंडिविजुअल। तो इस तरीके से आप अगर ओपिएट्स की टॉक्सिसिटी हो रही होंगी तो उसको नलीफाई या एंटागोनाइज कर सकते होंगे। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या हैं? देयर आर सेवरल अवेलेबल फॉर्म्स, दे आर यूजुअली पेस्टिसाइड्स और केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स। तो एक तो ये कि पेस्टिसाइड्स में मौजूद होते हैं, ये जो घरों में भी हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं तो इसमें भी ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। इसके अलावा वॉरफेयर एजेंट के तौर पर, यानी वॉर में केमिकल वेपन्स के तौर पर ये यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये जो है वो इसकी भी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। टॉक्साइकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लंग्स, स्किन, जीआई ट्रैक्ट एंड कंजंक्टिवा। लंग से यानी वही सांस लेते हैं तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन से भी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी, और कंजंक्टिवा ऑफ आई, तीनों जगह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, यानी अगर इसकी टॉक्सिसिटी हुई तो क्या किस किस्म की टॉक्सिसिटी इससे रिपोर्टेड है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड एक्सेसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, ठीक है, तो एक्सेसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होती है। लेबोरेटरी डेटा इंक्लूड रेड ब्लड सेल एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एक्टिविटी, रेड ब्लड सेल एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एक्टिविटी। तो ये लेबोरेटरी डेटा है, यानी इसकी नतीजा ये निकलता है कि कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन एक्सेसिव हो जाती है, एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? अब अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी हो रही हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? डीकंटामिनेशन करेंगे, यानी जहाँ पे भी मौजूद है, स्किन है या ओरल लिया हुआ है, जीआई ट्रैक्ट है, पी लिया है ऐसा कोई सब्सटेंस। और इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? एट्रोपिन, जो कि एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। एट्रोपिन इज गिवन 0.5 to 2 मिलीग्राम IV टू रिवर्स द पेरिफेरल मस्कारिनिक इफेक्ट्स। जो पेरिफेरल मस्कारिनिक यानी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स करने के लिए आप एट्रोपिन दे सकते हैं 0.5 से लेके 2 मिलीग्राम IV। इसके अलावा एक और एजेंट है प्रेलिडॉक्सिम, जिसको 2-PAM भी कहते हैं, इज गिवन 1 ग्राम IV ओवर 2 मिनट्स एंड रिपीटेड इन 20 मिनट्स एज नीडेड। तो प्रेलिडॉक्सिम भी जो है वो एक सब्सटेंस है जो इस मकसद के लिए यूज़ होता है, और इसकी डोज जो है वो, इसको 2-PAM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1 ग्राम IV ओवर 2 मिनट्स, और फिर रिपीट किया जाता है इसको 20 मिनट्स एज नीडेड, यानी सेम डोज जो होती है 20 मिनट के बाद रिपीट की जाती है अगर पहली डोज से रिस्पॉन्स सफिशेंट या अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा तो उस सूरत में। इसके बाद हम आते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ सैलिसाइलेट्स पे। तो सैलिसाइलेट्स लाइक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या और सैलिसाइलिक प्रिपरेशंस, सैलिसाइलेट प्रिपरेशंस, और जिसमें जो है वो लाइक एस्प्रीन है। तो अवेलेबल डोजेज फॉर्म इंक्लूड सेवरल OTC प्रोडक्ट, ओरल, रेक्टल एंड टॉपिकल। ओरल प्रोडक्ट्स जो ली जाती हैं उसमें भी होता है सैलिसाइलेट्स, रेक्टल प्रोडक्ट्स में भी होता है, और टॉपिकल एजेंट्स में भी सैलिसाइलेट मौजूद होता है। तो इन तमाम प्रिपरेशन में अवेलेबल होता है। टॉक्साइकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सैलिसाइलेट्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो वेल एब्जॉर्ब हैं ये। एंड द हाफ लाइफ इज़ 6 to 12 आवर्स, 6 से 12 घंटे की हाफ लाइफ होती है एट लोअर डोजेस। इन ओवरडोज सिचुएशन द हाफ लाइफ में बी प्रोलॉन्ग्ड एंड मोर देन 20 आवर्स। तो ये जो हाफ लाइफ बढ़ जाती है ओवरडोज में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर पेशेंट जो है वो ओवरडोजेज यानी इंटॉक्सिकेटेड होगा तो उसमें हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग होने की वजह से उसको टॉक्सिसिटी को रिवर्स करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है आप टॉक्सिसिटी को रिवर्स नहीं कर सकेंगे। एज फार एज कंसर्न विद द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, यानी क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगी? इंक्लूड नोजिया, ठीक है, नोजिया है जैसे ये होगा, और वोमिटिंग,
टिनाइटस यानी कानों में घंटियाँ सी बजना, एंड मैलेज इन केस ऑफ माइल्ड टॉक्सिसिटी। ये वाली सिम्टम्स तो होंगी माइल्ड टॉक्सिसिटी में। लेथार्जी, कन्वल्जन्स, कोमा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस अपीयर इन मोर सीवियर एसिडोसिस। तो लेथार्जी, कन्वल्जन्स, कोमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अपीयर इन मोर सीवियर ओवरडोजेस, क्योंकि ये एसिडिक ड्रग होती है, सैलिसाइलिक एसिड होता है, इसी वजह से ये एसिडोसिस करना शुरू कर देता है। अच्छा, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस इनकी क्या है? फ्रॉम थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक डोजेज इंक्लूड, क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है थेराप्यूटिक डोज से जब टॉक्सिक डोज की तरफ जाएगा? ये इंक्लूड जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स जो होती हैं एंटी प्लेटलेट होती हैं। इसके अलावा हेपेटिक टॉक्सिसिटी, ठीक है, एंड पेनक्रिएटाइटिस एंड प्रोटीन यूरिया, ये भी पॉसिबल है। पेनक्रिएटाइटिस एंड प्रोटीन यूरिया ये भी इसकी टॉक्सिसिटी से पॉसिबल है। तो अब फिर ये आ जाते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, या पहले उससे पहले ये कि लेबॉर्ट्री डेटा, उसके बाद फिर हम आएंगे इसकी सैलिसाइलेट की जो टॉक्सिसिटी है उसके ट्रीटमेंट पे। लेबॉर्ट्री डेटा फॉर द फॉलोइंग 6 आवर पोस्ट इंजेक्शन लेवल आर 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका उस वक्त जो सिम्टम्स डेवलप होंगी दैट विल बी टिनाइटस, यानी बस इस हद तक ही होगा। अगर 60 से लेके 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी, एंड द लेवल इफ द लेवल इज मोर देन 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देन सीवियर टॉक्सिसिटी जो होगी वो अपीयर होगी। और सीवियर टॉक्सिसिटी लाइक वही है कि लेथार्जी, कन्वल्जन, कोमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये जो है वो डेवलप होंगी। और अगर और ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी तो हो सकता है जीआई ब्लीडिंग भी हो रही हो और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो रही हो। अच्छा, विद द प्रेजेंस ऑफ इकेडमिया एंड एसिडीमिया एंड एसिड्यूरिया इवेल्युएट आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ठीक है। एसिडीमिया यानी जो ब्लड भी एसिडिक है वो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड्यूरिया यानी जो है यूरिन भी एसिडिक है। ऑल्सो इवेल्युएट आर्टीरियल ब्लड गैसेस, जिसकी वजह से, क्योंकि जब ब्लड एसिडिक होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और वो और ज़्यादा एसिडोसिस करेगा, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, और बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इन एडिशन लेबॉर्ट्री एवेल्यूएशन में शो ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा यानी वाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज हुए होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, उसकी वजह यही है क्योंकि जो सैलिसाइलेट्स होते हैं ये एंटी प्लेटलेट होते हैं, तो ये प्लेटलेट्स की काउंट को कम करेंगे। इसके अलावा इंक्रीज और डिक्रीज सीरम ग्लूकोज दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। एंड सोडियम एंड हाइपोकैलेमिया, सोडियम का लेवल भी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है एसिडोसिस की। हाइपोकैलेमिया, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ एसिडोसिस। एंड इंक्रीज सीरम BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर सीरम में बढ़ेगा तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी है, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पेशेंट किडनी फेलियर में भी जा रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल यानी सीरम क्रिएटिनिन लेवल, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो है वो पेशेंट का जो है वो किडनी फंक्शन जो है वो उसमें देर इज सम एबनॉर्मेलिटी, कुछ प्रॉब्लम है किडनी फंक्शन में, तो जिसकी वजह से जो है वो ये भी जो है वो एक जो है वो इशू होगा, जिसका यानी क्रिएटिनिन का भी जो है वो ताल्लुक़ है पर्टिकुलरली रिलेटेड विद टॉक्सिसिटी ऑफ द सैलिसाइलेट्स। एंड कीटोन बॉडीज़ विल ऑल्सो बी अवेलेबल। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाए, ऐसा पेशेंट जिसके साथ ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हुई और हमें उसको ट्रीट करना है, तो अब हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं? फर्स्ट इज़ द डीकंटामिनेशन, ठीक है। डीकंटामिनेशन कैसे करेंगे? रिपीटेड डोज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एवरी 6 आवर, चारकोल आप देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल एवरी 6 आवर विद 1 डोज ऑफ कैथार्टिक्स और विद 1 डोज ऑफ कैथार्टिक्स इन पेशेंट्स who have ingested more than 150 मिलीग्राम पर kg, यानी 150 मिलीग्राम पर kg से ज़्यादा क्वांटिटीज अगर उन्होंने इंजेस्ट कर लिया तो फिर 1 डोज कैथार्टिक की भी देंगे। इसके अलावा
होल बाउल इरिगेशन फॉर द लार्ज इंजेक्शन, जैसा कि और भी बहुत सारी ड्रग्स में था कि जिनकी इंजेक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो गई है। जैसे अगर किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है वो ड्रग्स ले ली हैं इस तरह की, तो फिर उनमें जो है वो होल बाउल इरिगेशन भी हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम अल्कलाइन डायूरेसिस कर सकते हैं, यानी अल्कली सब्सटेंसेस दे सकते हैं जो कि यूरिन को अल्कलाइन करके एसिडिक सब्सटेंसेस को तेज़ी से बॉडी से एलिमिनेट करेगा, क्योंकि वो जब हम अल्कली देंगे तो वो एसिड और अल्कली मिलके वाटर एंड सॉल्ट बनेंगे, जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा तेज़ी से बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्कलाइन डायूरेसिस। Alkaline diuresis is given as noted in decontamination section to enhance the salicylate excretion, क्योंकि लाजिम बात है जैसे मैंने बताया कि सैलिसाइलिक एसिड जो होगा वो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो फिर वो बॉडी से एलिमिनेट होना तेज़ हो जाता है, यानी एक्सक्रीशन उसकी फास्ट हो जाती है। This is indicated for level greater than 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी अगर जो है वो जो सैलिसाइलेट लेवल जो है प्लाज्मा लेवल मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, तो उस सिचुएशन में जो है फिर हम ये अल्कलाइन डायरेसिस करते हैं, यानी जो है वो जब ये 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में मौजूद हो। हीमोडायलिसिस इज ऑल्सो ऑप्शन। हीमोडायलिसिस इज यूज फॉर सीवियर इंटॉक्सिकेशन, जहाँ पे सीवियर इंटॉक्सिकेशन है वहाँ पर हम हीमोडायलिसिस के ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन सीरम लेवल आर ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इंडिकेशन क्या है इसकी कि जहाँ पर सीरम लेवल सैलिसाइलेट्स के मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, यानी इस तरह से देखा जाए तो ये सीवियर टॉक्सिसिटी में वहाँ पर हीमोडायलिसिस की ज़रूरत होगी। This method of decontamination is much better than repeated doses of activated charcoal, क्योंकि activated charcoal से फिर तो और भी दूसरी complications यानी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस का भी रिस्क होता है। अच्छा, और आप क्या करेंगे? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज एडमिनिस्टर्ड एज नीडेड, यानी क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से पोटेशियम और सोडियम के लेवल जो होंगे वो ब्लड में जो है वो चेंज हो जाएंगे और वो एबनॉर्मल लेवल पर चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि जब एसिडोसिस होगा तो पोटेशियम जो होगा वो सोडियम जो होगा वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा और पोटेशियम सेल से बाहर आना शुरू हो कर देगा, हाइपरकैलेमिया होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो होगा वो उसके जो हार्ट का रिदम है और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो CNS एक्टिविटी जो होगी वो भी डिप्रेस होना शुरू हो जाएगी और सोडियम लेवल जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। विटामिन के भी हम दे सकते हैं, विटामिन के पर्टिकुलरली जहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग का खतरा हो। एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आर यूज टू करेक्ट एनी कोगुलोपैथी, यानी वही एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बहुत ज़्यादा हो गया और कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ब्लीडिंग वगैरह, GI ब्लीडिंग जो है वो हो रही है या उसका रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो उस सूरत में हम जो है वो कंडीशन को रिवर्स करने के लिए विटामिन के या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं टू करेक्ट एनी कोगुलोपैथी। तो ये भी जो है वो एक मेथड होगा इन दो सिचुएशन व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। नाउ द नेक्स्ट एजेंट इज स्नेक बाइट, यानी अगर स्नेक बाइट का कोई केस हो जाए तो फिर उसको हमने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्नेक्स और हम जो है उसको हमें उसकी टॉक्सिसिटी को मैनेज करना होता है। टाइप्स की अगर हम बात करें, देयर आर न्यूमरस स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ के स्नेक्स मौजूद हैं और उनका जो पॉइजन भी होता है वो डिफ़र करता है, जिसको हम वीनोम कहते हैं। द वेनोमस स्नेक्स यानी जो जहरीले सांप होते हैं फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड द फॉलोइंग, कौन कौन से सांप जो है वो नॉर्थ अमेरिका में मौजूद हैं जिनके जो वेनोमस होते हैं यानी जिसमें पॉइजन होता है। एक तो है रैटल स्नेक, इसके अलावा कॉटन माउथ स्नेक, कॉपर हेड एंड कोराल, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो स्नेक मौजूद है। इसके अलावा कोबरा भी मौजूद होता है, कोबरा स्नेक है और जो है वो कोराल भी जो है वो कॉटन माउथ जो है, ये कोराल जो है हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, तो इस वजह से जो है वो इनकी नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि कौन सा जो है स्नेक जो है वो उसकी जो है वो। इसके अलावा कोबरा
एक स्नेक होता है जैसा मैंने अभी बताया। अच्छा, बिकॉज पेशेंट में बी एक्सपोज टू मोर एग्जॉटिक स्नेक्स, यानी एग्जॉटिक स्नेक्स यानी बाहर जो स्नेक्स पाए जाते हैं। सो ए हर्पेटोलॉजिस्ट शुड बी कंसल्टेड, ए हर्पेटोलॉजिस्ट शुड बी कंसल्टेड कि कौन सा स्नेक जो है वो उस इलाके में ज़्यादा पाया जाता है और उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है और उसका एंटीविनोम हम किस तरह से कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होता है। तो हर्पेटोलॉजिस्ट के बारे में ये बताता चलूँ कि हर्पेटोलॉजिस्ट जो होता है वो सांपों के बारे में जानता है, उसके बाद उस पास नॉलेज होती है जिसको हम उर्दू में सपेरा बोलते हैं। तो हर्पेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सपेरा होता है। तो उस वो जो है वो सांपों के बारे में, जिस इलाके का वो सपेरा होगा उस इलाके में जो सांप होंगे उसके बारे में वो, यानी एग्जॉटिक स्नेक्स होंगे, उन सांपों के बारे में जानता होगा उस इलाके के। और उन सांप में जो विनोम होता है यानी पॉइजन होता है उसके बारे में भी उसको इंफॉर्मेशन होगी, ताकि जो है वो डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन हो सके, फॉर मोर डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक, कि जो है वो स्नेक जो था जिसने अगर जो है वो काटा है और जो है उसने जो है वो विनोम अपना एंटर किया है बॉडी में, तो फिर वो विनोम क्या है, कौन सा है और उसका एंटी विनोम हम क्या कर सकते हैं। टॉक्साइकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें स्नेक बाइट में, तो ऑनसेट ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी डिपेंड ऑन द स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स। जैसे बाज़ स्नेक्स होते हैं और या बाज़ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि उनका जो स्नेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं होता, तो माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं और वो ठीक भी हो जाता है पेशेंट। लेकिन बाज़ जो होते हैं वो उनका जो विनोम जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और उनका जो वो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स को बिल्कुल पैरालाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से वेरी रैपिडली उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और पेशेंट बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो ऑनसेट ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स एंड पेशेंट्स अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, यानी पेशेंट की जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक होगा तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको विनोम जो होगा वो नुकसान पहुंचा सकता होगा। अब हम आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी अगर विनोम जो होगा वो एंटर हो गया है बॉडी में, तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज होते हैं जो बहुत सारे चाहे पॉइजन हो, केमिकल हो, ड्रग्स हो, उनकी ओवरडोजिंग या इनकी इंटॉक्सिकेशन में ये सिम्टम्स डेवलप होती हैं। लेकिन इसके अलावा सिनकोप यानी पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, टेकिकार्डिया, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ठंडी स्किन यानी क्लैमी स्किन, इसके अलावा एंड लोकल फाइंडिंग्स से पहले खैर ये क्लैमी स्किन क्या होता है, ये ऐसी स्किन होती है जिसपे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई होती है। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन यानी स्वेटिंग हुई हुई होगी। लोकल फाइंडिंग्स इंक्लूड पेन, एडिमा एंड एरिदीमा, यानी जिस साइड से बाइट किया उसने और जिस साइड से जो है उसने जो है वो विनोम एंटर किया है उस साइड पे लोकल फाइंडिंग्स, पेन होगा, एडिमा होगा और एरिदीमा होगा। अच्छा, यानी स्वेलिंग होगी बहुत ज़्यादा। मोर सीवियर एनवेनेमेशंस, यानी ज़्यादा अगर जो है वो एनवेनेमेशंस हो गई है, कैन लीड टू सीवियर टिश्यू इंजरी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड शॉक। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड शॉक। अच्छा, शॉक तो खैर आपके नॉलेज में होगा, लेकिन कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये होती है कि जब टिश्यू इंजरी होती है तो वहाँ पे मसल्स जो है वो डैमेज होते हैं और कॉम्प्रेस होते हैं, यानी उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उस प्रेशर की वजह से पेन भी क्रिएट होता है और ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो वहाँ पे टिश्यू और ज़्यादा ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से डैमेज होने लगता है, तो इसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। लेबॉर्ट्री डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास लेबॉर्ट्री डेटा क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त। CBC एंड प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे, ठीक है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये सब। कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है, यानी कोगुलेशन सही है या नहीं है। फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी अगर फिब्रिन क्लॉट है उसकी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन इन यूरिन एनालिसिस या यूरिन DR, ये तमाम इन्फॉर्मेशन पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये जो होगा पेशेंट जो होगा वो एक बहुत ज़्यादा सीवियर केस का होगा, तो इस वजह से हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है,
मूव द पेशेंट्स अवे फ्रॉम द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ स्नेक्स, ताकि वो शॉक है उससे बाहर आए, कि जहाँ पे सांप ने काटा था उस जगह से उसको दूर लेकर जाएं, सेफ जगह पे लेके जाएं, ताकि उसको ये फील हो कि हाँ मैं अब सेफ प्लेस पर मौजूद हूँ। तो सबसे पहली तो चीज़ ये, ताकि वो शॉक से बाहर आए, कि मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ स्नेक्स। आइडियली द पेशेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द मेडिकल फैसिलिटी एज सून एज पॉसिबल। तो जो भी करीबी मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर जल्द से जल्द इमरजेंसी में इसको ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वहाँ पर इसको पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग, यानी जो बिल्कुल दबाव के साथ हो, रिंग्स, वॉच एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ये जगह जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग्स, रिंग्स, वॉचेस वगैरह शुड बी रिमूव्ड। टेटनस इम्यूनाइजेशन शुड बी असेस, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसके जो विनोम होता है उसके साथ टेटनस के भी जो है जर्म्स चले जाते हैं और फिर वो टेटेनाई कॉज करता है, यानी कन्वर्जन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर उसकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई तो उसका भी एंटी टेटनस सीरम भी देना पड़ेगा। एंड सर्जिकल इंटरवेंशन में भी नेसेसरी फॉर सीवियर केसेस, यानी अगर ये सीवियर टिश्यू इंजरी है तो उसमें जो है फिर वो सर्जरी भी करनी पड़ती है, और सर्जरी करके वहाँ से पॉइजन यानी वेनोम भी रिमूव किया जाता है, और उसको मसल्स जो डैमेज हो गए उनको भी वो रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। एंटीविनोम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंटीविनोम्स क्या है, तो एंटीविनेन क्रोटालाइड पॉलीवैलेंट, यानी इसमें बहुत सारे विनोम्स के अगेंस्ट, पॉलीवैलेंट का मतलब है बहुत सारे विनोम्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। इज़ ए हॉर्स ड्राइव प्रोडक्ट, यानी हॉर्स में इसको डेवलप किया गया है। दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। अब क्योंकि ये एनिमल सोर्स नहीं है तो फिर इससे रिस्क ऑफ एलर्जी तो है, और ये एलर्जी करती भी है। फॉर माइल्ड बाइट्स, यानी अगर माइल्ड बाइट हो, द रिकमेंडेड डोज इज़ 5 to 10 vials. फॉर मॉडरेट bite 10 to 20 vial, and for severe envenomations may require 20 or more vials. तो ये इसकी डोज है कि क्रूटालाइड यानी एंटीवेनेंट पॉलीवैलेंट की, हॉर्स ड्राइव प्रोडक्ट की, और टेस्ट डोज देने से पहले कि कहीं एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा। पता चला वो पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक था, हाइपर सेंसिटिव था, और वो स्नेक बाइट से नहीं जो है वो उसकी डेथ हुई, बल्कि उसकी एलर्जी से डेथ हो गई, क्योंकि आपने टेस्ट डोज लगा के नहीं देखी थी। एनीवे बट माइल्ड केसेस में डोज 5 to 10 वाइल है, मॉडरेट केस में जो है 10 to 20 वाइल है, और सीवियर केस में 20 और मोर वाइल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और प्रिपरेशन है क्रूटालाइड पॉलीवैलेंट इम्यून फैब। ये क्या है? इम्यून फ्रेगमेंटेड एंटीबॉडी है। ये तो कंप्लीट एंटीबॉडी है पीछे वाली जो है, जिनकी हमने अभी क्रूटालाइड पॉलीवैलेंट की बात की है, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में एंटीबॉडी है। ये भी पॉलीवैलेंट है, एंटीविनोम, ठीक है, यानी एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट द विनोम, मेड फ्रॉम द शीप सोर्सेज। वो हॉर्स ड्राइव है, ये शीप ड्राइव है। The initial dose is 4 to 6 vials diluted in 250 ml of 0.9% solution, administer over 1 hour. तो इनिशियल डोज क्या है? 4 to 6 vials diluted in 250 ml of 0.9% normal saline, administer over 1 hour. Additional dose may be required for severe envenomations. ठीक है, तो एडिशनल डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर सीवियर एनवेनोमेशन हो, यानी इससे ज़्यादा, ये स्टैंडर्ड डोज से भी ज़्यादा डोज हम दे सकते हैं। तो ये जो मेथड होगा स्नेक बाइट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट सब्सटेंस और द नेक्स्ट ड्रग इज थियोफाइलिन। थियोफाइलिन की अगर टॉक्सिसिटी हो तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? थियोफाइलिन अवेलेबल डोजेज फॉर्म इंक्लूड सस्टेन लिक्विड प्रिपरेशन, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स, एज वेल एज पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। तो इन तमाम फॉर्म में लिक्विड प्रिपरेशन, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स और पेरेंट्रल फॉर्म में थियोफाइलिन अवेलेबल होती है, जो कि मोस्टली जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक एस्मा के केसेस में यूज़ होती है। टॉक्साइकोकाइनेटिक्स की अगर हम इसकी बात करें तो टॉक्साइकोकाइनेटिक्स ये है कि इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली विद ए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.5 लीटर पर kg. थियोफाइलिन इज हेपेटिकली मेटाबोलाइज एंड हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 4 to 8 hours. तो लिवर से मेटाबोलाइज होगी, हाफ लाइफ 4 to 8 hours है। थियोफाइलिन क्लियरेंस डिपेंड्स हाईली ऑन द एज, concomitant disease state and
इंटरैक्टिंग ड्रग्स। तो इनकी जो क्लियरेंस है बॉडी से वो एज पे भी डिपेंड करेगी, यानी ओल्ड एज में क्लियरेंस कम हो जाएगी, यंग एज में नॉर्मल होगी। कंकमिटेंट डिजीज स्टेट लाइक लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, उससे भी इसकी क्लियरेंस पे फ़र्क पड़ेगा। और इंटरैक्टिंग ड्रग्स जो इसका मेटाबॉलिज्म कम करेंगी, उससे भी इसकी एक्यूमुलेशन होगी और टॉक्सिसिटी का रिस्क होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होगी टॉक्सिसिटी की, नॉजिया, वोमिटिंग एंड सीजर, क्योंकि ये CNS स्टिमुलेंट होती है, एंड कार्डिक डिसरिथमियाज या और कार्डिक एरिथमिया, टैकी एरिथमिया आमतौर पे ये करती है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कैरीज ए पुअरर प्रोग्नोसिस देन द एक्यूट टॉक्सिसिटी। अगर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होगी तो उससे जो रिकवरी भी जो होगी वो बहुत ज़्यादा पुअर है कंपेयर टू एक्यूट टॉक्सिसिटी। लेबॉर्ट्री डेटा की बात करें तो थेरोफाइलिन के थेरेप्यूटिक लेवल चेक किए जा सकते हैं लेबॉर्ट्री से। तो थेरेप्यूटिक थेरोफाइलिन लेवल्स आर 5 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। तो आमतौर पे ये जो इसका नॉर्मल रेंज है वो 5 से 20 माइक्रोग्राम पर ml है। इस दौरान तो ये टॉक्सिसिटी नहीं करती, लेकिन ये कि कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिसमें ये इन नॉर्मल रेंज में भी टॉक्सिसिटी करेगी, जिनकी फिजियोलॉजी नॉर्मल इंडिविजुअल से डिफरेंट है। इसके अलावा दूसरे इंडिविजुअल में 20 से, यानी जो नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे जिनमें 5 to 20 पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, उनमें फिर मोर देन 20 पे टॉक्सिसिटी होगी। अच्छा, इसके अलावा हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैलिमिया भी रिपोर्टेड होगा, आर सीन विद एक्यूट इंजेक्शन। अदर यूजफुल लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, हेपेटिक फंक्शन एंड ECG मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर लें ताकि कहीं जो है वो एसिडोसिस तो नहीं हो रहा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किडनी फंक्शन चेक करने के लिए, और लिवर फंक्शन चेक करने के लिए, क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन चेक करने के लिए। हेपेटिक फंक्शन में यानी लिवर फंक्शन के जो ये लिवर एंजाइम्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, और ECG मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि ये कार्डियक डिसरिथमिया भी कॉज करता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सबसे पहले अगर हम आते हैं तो सपोर्टिव थेरेपी इंक्लूडिंग वही एयरवे मेंटेनिंग, ट्रीटिंग सीजर एंड डिसरिथमियाज एज अगर सीजर होता है तो उसको ट्रीट करें, डिसरिथमियाज यानी कार्डिक एरिथमिया है उसको नॉर्मलाइज करें। डिकंटामिनेशन, सिरप ऑफ आईपीकैक इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आईपीकैक जो है वो CNS स्टिमुलेंट है, ये भी CNS स्टिमुलेंट है, और ये रिस्क ऑफ सीजर क्रिएट करता है। आईपीकैक भी सीजर कॉज कर सकता है, इस वजह से आईपीकैक इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक्टिवेटेड चारकोल कैन बी गिवन रिपीटेड डोजेस टू इनहेंस द एलिमिनेशन। इसके अलावा होल बाउल इरिगेशन फॉर मैसिव इंजेक्शन लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, स्पेशली जहाँ पर सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट ली गई है। इसके अलावा चारकोल हीमोपरफ्यूजन भी किया जा सकता है, इज़ यूज इन अनएबल पेशेंट एंड हु आर एट स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी जिनमें कन्वल्जन और या सीजर इतना ज़्यादा है कि वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में है, यानी उनको एपिसोड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं एपिलेप्सी के। हीमोडायलिसिस इज़ यूज व्हेन हीमोपरफ्यूजन इज़ अनअवेलेबल। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास मेथडोलॉजी है, हीमोडायलिसिस एज ए लास्ट ऑप्शन, और उस केस में जहाँ पे हीमोपरफ्यूजन हम नहीं कर सकते। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स लाइक एस्मोलोल एंड ब्रीवी ब्लॉक आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन होगा, दिस इज रॉन्ग हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए, टैकीकार्डिया के लिए, एंड डिसरिथमियाज कॉज बाय एलिवेटेड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसकी वजह से जो हो रहा है वो बीटा ब्लॉकर्स आप दे सकते हैं इससे हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया की जो कंडीशन है उसको रिवर्स करने के लिए। इसके साथ ही हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये हमारा टॉपिक ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट हो गया। सून वी विल कम बैक विद द clinical cases. Thank you very much.